नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CPR के बारे में, कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन। मेडिकल प्रोफेशन में सभी प्रोफेशनल्स को इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। यह लाइफ सेविंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है। अगर आपको फ्रेंड्स इस टॉपिक के बारे में जानकारी है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हमने टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड स्वीट में पूरे टॉपिक को कम्प्लीटली रिवाइज कराया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक CPR। CPR को हम ACLS या BLS के नाम से भी जानते हैं। CPR का फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन। ACLS का फुल फॉर्म होता है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। BLS का फुल फॉर्म है बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि CPR हमें करना कब है, किसे CPR की ज़रूरत पड़ती है। इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर इस CPR के फुल फॉर्म नाम में ही छिपा है, कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन। जब किसी व्यक्ति का हार्ट स्टॉप हो जाए यानी कार्डियक अरेस्ट हो जाए, प्लस उसकी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए यानी पल्मोनरी अरेस्ट हो जाए, तो ऐसे पेशेंट को हमें तुरंत CPR देना है। याद रखिएगा, इट इज़ गिवन when in a person cardio and pulmonary arrest occurs। जब किसी व्यक्ति में हार्ट और सांस दोनों एक साथ काम करना बंद कर दें तो बिना वक्त गवाए हमें तुरंत उस व्यक्ति को CPR देना है। याद रखिएगा, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं उन सभी में से ब्रेन की कोशिकाएं यूनिक होती हैं। अगर हमारे ब्रेन में एक बार उन सेल्स की डेथ हो गई तो वह सेल्स वापस नहीं बन सकती और उस व्यक्ति को ब्रेन डेड घोषित किया जाएगा और वह व्यक्ति एक जिंदा लाश की तरह हो जाएगा। इस चीज़ से बचाने के लिए व्यक्ति को जैसे ही कार्डियक अरेस्ट होता है तुरंत CPR दिया जाता है। CPR के थ्रू हम उस व्यक्ति में प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई के द्वारा ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचाते रहते हैं। हमने ये तो जान लिया कि CPR किस कंडीशन में देना है। आइए अब जानते हैं कि CPR देने का सही तरीका, सीक्वेंस क्या है। जब भी आप किसी स्ट्रेस्ड पेशेंट को, पर्सन को देखेंगे तो सबसे पहले उसके पास जाकर उससे पूछना है, आर यू ओके विथ टच। उसके कंधों पर हाथ रख के उसे जर्क देते हुए या फिर उसके चेहरे पर स्लैप करते हुए उससे पूछना है, क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके। ऐसा करने पर दो स्थितियां बन सकती हैं, या तो पर्सन जवाब देगा कि हाँ मैं ठीक हूँ। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब ये है कि पर्सन कॉन्शियस है और रिस्पॉन्सिव है। अगर ऐसा होता है तो आप उस पर्सन को तुरंत 5 CPR के साइकिल देंगे और उसके बाद मेडिकल टीम को या अदर पर्सन को हेल्प के लिए कॉल करेंगे। एक CPR के साइकिल में 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन दिए जाते हैं। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि जब आपने पर्सन से पूछा आर यू ओके, पर पर्सन ने किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो अनकॉन्शियस है या सिंपली कहें अनरिस्पॉन्सिव है, तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले CPR नहीं करना है। सबसे पहले कॉल फॉर रेस्क्यू, किसी को, मेडिकल टीम को रेस्क्यू के लिए कॉल करना है, उसके बाद CPR स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ CPR। CPR के दौरान हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या CPR प्रोसेस के दौरान क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। CPR में मेनली 4 चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। फर्स्ट है एयरवे, सेकंड है ब्रीथिंग, थर्ड है सर्कुलेशन एंड फोर्थ है डिफिब्रिलेशन। इसमें कई जगह पर डिफिब्रिलेशन के साथ साथ
ड्रग्स को भी ऐड किया जाता है। अब हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ रिस्टोरेशन। पेशेंट को जब हम रिवाइव करते हैं, रिसस्टिटेट करते हैं, तो उसमें क्या सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। इसको याद रखने का तरीका है CAB, कैब। कैब मतलब गाड़ी, CAB कैब से याद रखिएगा। सबसे पहले हम रिस्टोर करेंगे सर्कुलेशन को। बिना टाइम गवाए हमें पेशेंट में चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद हमें एयरवे को रिस्टोर करना है। थर्ड, फिर हमें ब्रीथिंग पर ध्यान देना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है CPR के दौरान हमें किन साइड्स से पल्स का असेसमेंट करना चाहिए। 3 कंडीशंस हैं। अगर पेशेंट अडल्ट है, या फिर पेशेंट चाइल्ड है, या फिर इन्फेंट है। यहाँ पर अडल्ट से मतलब है ऐसे पर्सन जिनकी एज 8 साल से ज़्यादा है। ऐसे व्यक्तियों में CPR के दौरान पल्स का असेसमेंट कैरोटिड पल्स से किया जाता है। कैरोटिड पल्स आपकी नेक में मौजूद रहती है। यदि चाइल्ड की बात करें तो CPR के दौरान हमें पल्स का असेसमेंट फीमोरल पल्स से करना चाहिए। ये हमारे थाइस में मौजूद होती है फीमोरल पल्स। चाइल्ड की एज ग्रुप की बात करें तो 1 से 8 साल तक के सभी बच्चों को इस ग्रुप में रखा जाता है। इन्फेंट्स की बात करें तो इन्फेंट का मतलब है 1 साल से कम उम्र के बच्चे। CPR के दौरान पल्स असेसमेंट की बेस्ट साइट है ब्रेकियल पल्स। ये उनके हैंड्स में सिचुएटेड होती है। अब हम बात कर रहे हैं CPR प्रोसेस कंप्रेशन वेंटिलेशन स्टार्ट करने की। तो सबसे पहले हम पेशेंट को फ्लैट और हार्ड सरफेस पर लेटाएंगे ताकि प्रॉपर तरीके से CPR दिया जा सके। अगर पेशेंट किसी टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ जगह पर या सॉफ्ट सरफेस पे होगा तो आप जितना भी कंप्रेशन करेंगे उसके चेस्ट पर फोर्स लगाएंगे, प्रॉपर तरीके से चेस्ट नीचे डिप नहीं हो पाएगा और आपका CPR इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें CPR के लिए पेशेंट को फ्लैट और हार्ड सरफेस पर लेटाना है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, CPR शुरू करते समय हमें 10 सेकंड से ज़्यादा पल्स चेक नहीं करनी है। हमारा एक एक सेकंड पेशेंट की जान बचाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें 10 सेकंड मैक्सिमम है, इससे कम ही समय तक पल्स का असेसमेंट करना है। कंप्रेशन मेथड। कंप्रेशन करते समय हमें किस तरह से कंप्रेशन करने हैं, यह चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी अडल्ट पर्सन को आप रेस्क्यू कर रहे हैं तो आप अपने दोनों हाथों से चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। आपकी फिंगर्स जो दोनों हाथ हैं इंटरलॉक्ड होनी चाहिए और अपनी पाम हील के द्वारा आप पूरा हाथों को स्ट्रेट रखते हुए कंप्रेशंस देंगे। यदि आप चाइल्ड का रेस्क्यू कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आप अपने दोनों हाथ या एक हाथ से कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन या कार्डियक मसाज कर सकते हैं। यदि इन्फेंट में आप CPR दे रहे हैं तो इसके लिए आप अपने दोनों अंगूठों या 2 उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने फिंगर्स को इंटरलॉक तो कर लिया, हाथों को भी स्ट्रेट कर लिया, लेकिन अब आप अपनी पाम हील को कहाँ पर रखेंगे, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट होती है। कई बार आप अगर अपने हैंड्स को प्रॉपर चेस्ट पे सही लोकेशन पर प्लेस नहीं करते हैं तो इससे भी आपका CPR इफ़ेक्टिव नहीं रह जाता। सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताते हैं कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर अपना हाथ रखें जिससे 100% आप इफ़ेक्टिव CPR कर सकें। सबसे पहले अडल्ट और चाइल्ड की बात करें तो आप अपने हाथों को सेंटर ऑफ द चेस्ट, विक्टिम के सेंटर ऑफ द चेस्ट, उसकी छाती के बीचों बीच, ऑन द लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, उसकी जो छाती की हड्डी है, स्टर्नम बोन है, उस स्टर्नम बोन को 2 हिस्सों में इमेजिन कर लीजिए। उसके लोअर हाफ में नियर टू जिपोइड प्रोसेस, जो कि नुकीला भाग होता है स्टर्नम का, उसके लगभग आसपास जिपोइड प्रोसेस से लगभग 1.5 इंच ऊपर, बिटवीन बोथ निपल्स, दोनों निपल्स के बीचों बीच। सिंपल याद रखिएगा, सेंटर ऑफ द चेस्ट, ऑन द लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, बिटवीन बोथ निपल्स। इन्फेंट्स के अंदर
लोकेशन ऑफ कंप्रेशन थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको सिंपली याद रखना है 1 साल से छोटे बच्चों में बिलो द निपल लाइन, बच्चे के दोनों निपल्स के बीच एक इमेजिनरी लाइन बनानी है आपको अपने माइंड में, और उससे जस्ट नीचे अपनी फिंगर्स या टोस को रखते हुए सीपीआर देना है। अब सीपीआर का नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको कितने कंप्रेशंस देने हैं, कितनी बार आपको चेस्ट को कंप्रेस करना है, दबाना है 1 मिनट में। मिनिमम एक नॉर्मल पर्सन में हार्ट रेट 72 मानी जाती है। स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें तो 60 से 100 के बीच पर मिनट हार्ट रेट मानी जाती है। तो इसी रेट को ध्यान में रखते हुए भी हमें कंप्रेशंस करने हैं। सीपीआर के दौरान हमें लगभग 100 कंप्रेशंस पर मिनट करने चाहिए, चाहे वो अडल्ट हो, चाइल्ड हो या फिर इन्फेंट हो। नेक्स्ट, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे यहाँ अक्सर गलती करते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सीपीआर का, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चीज़ को सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए आप स्क्रीन पर एक टेबल देख रहे हैं। इसमें हमने अडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट तीनों को लिया है और 2 कंडीशंस दी हैं। मान लीजिए सीपीआर के दौरान आप अकेले बच्चे को किसी पर्सन को या बच्चे को रेस्क्यू कर रहे हैं, आप अकेले हैं तो 1 रेस्क्यूअर, और यदि आपके साथ एक व्यक्ति और हैं यानी आप 2 रेस्क्यूअर हैं तो कितनी कंप्रेशंस, कितने ब्रीथ देने हैं। सिचुएशन 1, यदि आप अकेले हैं और अडल्ट पर्सन को रेस्क्यू कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको 3 बार उसके चेस्ट को कंप्रेस करना है, दबाना है, कार्डियक मसाज देनी है, और उसके बाद 2 बार उसकी नोज़ को पिंच करते हुए माउथ से 2 वेंटिलेशन या 2 बार उसके माउथ में ब्रीथ छोड़नी है। यही सेम चीज़ चाइल्ड और इन्फेंट के केस में भी होगी। 30 कंप्रेशंस के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। याद रखिएगा, चाहे पर्सन चाइल्ड हो, अडल्ट हो, इन्फेंट हो, तीनों केस में अगर आप अकेले रेस्क्यू सीपीआर कर रहे हैं तो 30 बार कंप्रेशन करेंगे और 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स देंगे। सेकंड सिचुएशन आती है जब किसी पर्सन को रेस्क्यू करते समय आप 2 लोग मौजूद हैं तो हम कहेंगे 2 रेस्क्यूअर्स आर प्रेजेंट। यदि अडल्ट का आप रेस्क्यू कर रहे हैं, सीपीआर कर रहे हैं, तो सेम 30 कंप्रेशंस करने हैं, फिर 2 ब्रीथ्स देनी है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। चाइल्ड और इन्फेंट, इन दोनों के केस में अगर 2 रेस्क्यूअर्स हैं तो आपको 15 कंप्रेशंस करने हैं, फिर 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। 15 कंप्रेशन, 2 रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्रेशन डेप्थ। अब जब आप कार्डियक मसाज दे रहे हैं, कंप्रेशन दे रहे हैं, तो आपको अडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट में कितना दबाव डालना है कि उसका चेस्ट कितना नीचे दबे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो हो सकता है उस पर्सन की रिब्स में फ्रैक्चर हो जाए या फिर उसके इंटरनल ऑर्गन्स रप्चर हो सकते हैं, फट सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने आवश्यकता से कम प्रेस किया, दबाव लगाया, तो हो सकता है कि उसकी जो रिब्स हैं वो नीचे दब ही नहीं पा रही हैं, आपका सीपीआर इफ़ेक्टिव नहीं होगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जब भी आप सीपीआर करें, अडल्ट पर्सन के सीपीआर के दौरान आपको उसके चेस्ट को कम से कम 2 इंच या 5 सेंटीमीटर तक दब जाए, इतना फोर्स लगाना है। चाइल्ड के केस में भी सेम है, 1 से 8 तक चाइल्ड में 2 इंच या 5 सेंटीमीटर चेस्ट दब जाए, इतना आपको फोर्स लगाना है। इन्फेंट के केस में आपको इतना फोर्स लगाना है जिससे कि बच्चे का चेस्ट 1.5 इंच या 3.5 सेंटीमीटर तक कंप्रेस हो जाए, दब जाए। अगर आप इस चीज़ को दिमाग में रखते हैं तो आपका सीपीआर 100% इफ़ेक्टिव होगा और आप किसी की लाइफ को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कंप्रेशन मेथड कैसा होना चाहिए। हार्ड एंड फास्ट कंप्रेशन एंड कंप्लीट रिकॉइल। आपको कंप्रेशंस हार्ड मतलब पूरी ताकत से और फास्ट यानी तेज़ी से करना है।
पूरी ताकत से और तेज़ी से आपको कंप्रेशन करना है, और जब चेस्ट नीचे जाए तो उसे ऊपर आने तक यानी रिकॉइल होने का समय भी देना है। हार्ड एंड फास्ट एंड कंप्लीट रिकॉइल प्रेजेंट। इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप सीपीआर कर रहे हैं तो आपको रेस्क्यू ब्रीथ्स देनी है। उस समय आपको पेशेंट का, पर्सन का, विक्टिम का एयरवे ओपन करना पड़ेगा। अगर पर्सन का एयरवे ओपन नहीं होगा तो आप जितनी भी हवा उसके मुंह में ब्लो करेंगे वो सब नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको पेशेंट को जब भी एयर ब्लो करें उसके माउथ में, उसकी नोज़ को पिंच करना है, और उसके बाद उसके एयरवे को ओपन करने के लिए उसके हेड को टिल्ट करना है और चिन को लिफ्ट करना है। उसकी हेड को टिल्ट करना है, पीछे की तरफ उसका सर झुकाना है, और उसकी चिन यानी ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर करना है। इस तरह से जब आप पेशेंट को करेंगे उसकी गर्दन एक्सटेंडेड फॉर्म में आ जाएगी और पेशेंट का एयरवे ओपन हो जाएगा। हॉस्पिटल्स में काम करने वाले सभी पर्सन्स को ये पता है कि जब पेशेंट के सर के नीचे जो तकिया लगाया जाता है उसे कभी भी सर के नीचे नहीं लगाया जाता। हल्का सा तकिया उसके कंधों के पास नीचे की तरफ रहता है, जिससे उसकी जो नेक है, गर्दन है, वो हल्की सी एक्सटेंडेड रहती है और पेशेंट का एयरवे ओपन रहता है, उसे सांस लेने में दिक्कत नहीं आती। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ किया जाता है। सेकंड स्पेशल कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा, जॉ थ्रस्ट मेथड यूज़ किया जाता है पेशेंट के एयरवे को ओपन करने में। जॉ थ्रस्ट मेथड का उपयोग उन पर्सन्स के एयरवे को ओपन करने के लिए किया जाता है जिनमें किसी तरह की गर्दन के हिस्से में, सर्वाइकल रीजन में चोट लगी है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस है, आपको पता नहीं है, लेकिन अंदाज़ा है कि शायद इसके रीढ़ की हड्डी में या गर्दन के पास सर्वाइकल रीजन में इंजरी हो सकती है, तो उसके एयरवे को ओपन करने के लिए आप कभी भी उसकी गर्दन को पीछे हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट नहीं करेंगे। इसके कारण हो सकता है कि उसे और फर्दर इंजरी हो जाए, उसकी एयरवे ब्लॉक हो सकता है, नर्व्स कंप्रेस हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में आपको जॉ थ्रस्ट मेथड यूज़ करना है। जॉ थ्रस्ट मेथड में आप क्या करते हैं कि पर्सन को बैक साइड से पकड़ के अपने फिंगर्स और हैंड्स की सहायता से उसकी गर्दन को धीरे से एक्सटेंड करते हैं और माउथ को ओपन करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू गिव इफेक्टिव रेस्क्यू ब्रीथिंग पिंच द नोज ऑफ विक्टिम एंड गिव ब्रीथ टू माउथ। इस पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा जब भी आप पेशेंट को रेस्क्यू ब्रीथ दे रहे हैं सबसे पहले उसकी नोज़ को पिंच करिए, उसके बाद उस एयर को, रेस्क्यू ब्रीथ को माउथ में ब्लो कीजिए। अगर आपने नोज़ पिंच नहीं की तो हो सकता है सारी एयर नोस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर आ जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ सीपीआर शुड बी स्टॉप्ड व्हेन। हमने ये सब जान लिया कि सीपीआर कब देना है, किसे देना है, कैसे देना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सीपीआर हमें कब रोकना है। पहली कंडीशन है आफ्टर पल्स एंड रेस्पिरेशन रिटर्न। जब भी पर्सन में, विक्टिम में पल्स और रेस्पिरेशन रिटर्न हो जाए, वापस आ जाए, उसके दिल की धड़कन, उसकी सांस वापस आ जाए, तो हमें उस कंडीशन में तुरंत सीपीआर रोक देना है। सेकंड कंडीशन है डिफिब्रिलेशन के दौरान हमें सीपीआर रोक देना है। थर्ड कंडीशन है व्हेन फिजिशियन डिक्लेयर डेथ। जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिक्लेयर कर दे पर्सन को कि ही इज़ नो मोर, यह मर चुका है, डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके बाद हमें सीपीआर बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना है। एक एडिशनल बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप सीपीआर करते हैं, करते करते सीपीआर जब थक जाएं तब भी आप सीपीआर को रोक सकते हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं तब भी सीपीआर 100% इफ़ेक्टिव नहीं रहता। सो यू कैन स्टॉप द सीपीआर व्हेन यू गेट टायर्ड। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीपीआर। सीपीआर के दौरान कुछ बहुत ही अनचाहे इफ़ेक्ट्स आते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। इनमें इम्पॉर्टेंट है फ्रैक्चर एंड रप्चर। सीपीआर का मोस्ट कॉमन
कॉम्प्लिकेशन है फ्रैक्चर। सीपीआर के दौरान रिब्स, कॉलर बोन और स्टर्नम का स्पेशली जिफॉइड प्रोसेस वाला भाग फ्रैक्चर्ड हो सकता है, टूट सकता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है सीपीआर का रप्चर ऑफ लीवर, स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, फ्रैक्चर और रप्चर इन दोनों ही चीज़ की चिंता किए बिना हमें सीपीआर को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि सीपीआर से आप व्यक्ति को जीवन दान दे रहे हैं। अगर मान लीजिए पर्सन में फ्रैक्चर हो जाता है या फिर किसी भी तरह का ऑर्गन रप्चर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन आपने इस डर से प्रॉपर तरीके से सीपीआर नहीं दिया तो कुछ ही मिनटों में पर्सन की डेथ हो जाएगी और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में हम बात करते हैं डिफिब्रिलेटर की। डिफिब्रिलेटर को हम शॉर्ट में AED के नाम से भी जानते हैं। AED का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर mainly used to treat ventricular fibrillation. It is a life-threatening condition. In this process, shock is given. ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है पर्सन में हो रहे अरिथमियास को ट्रीट करने के लिए। डिफिब्रिलेटर का उपयोग मुख्य रूप से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। यदि पर्सन हॉस्पिटल में है तो उसे कार्डियक मॉनिटर लगा है तो अचानक से आप देखेंगे मॉनिटर पर एक अलग ही तरह की हार्ट रेट वेव शो होगी। उस कंडीशन को भांपते हुए तुरंत आपको शॉक देना है, AED देना है, अदरवाइज पर्सन की डेथ होना निश्चित है। और यदि आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर डिफिब्रिलेटर मशीन मौजूद नहीं है तो आप तुरंत, जैसे ही आपको पता चले कि पर्सन को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, तुरंत CPR स्टार्ट कर दें। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट CPR। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में हमने सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में CPR से जो पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं इंक्लूड किए हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप नॉर्मली भी जब भी CPR देना चाहें पर्सन को, आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी CPR के बारे में इस छोटे से वीडियो को देखकर सीख सकें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट।